हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई कर ले। और लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था चिले के बारे में, पोलैंड के बारे में, और इन दोनों कंट्रीज़ के में जो सिनेरियो था उससे हमने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन निकाली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एक्सपैंड कैसे हुई। फिर डेमोक्रेसी की एक्सपेंशन के साथ साथ हमने कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कि कैसे इन कंट्रीज़ में पहले डेमोक्रेसी थी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी में से मिलिट्री कूप आई, और फिर मिलिट्री कूप से वापस डेमोक्रेसी आई। फिर हमने गाना के बारे में पढ़ा जिसमें भी सेम था। यहाँ पर डेमोक्रेसी तो थी, पर प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से डेमोक्रेसी को चेंज करा वो हमने इसमें पढ़ा। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे कैसी है, डेमोक्रेसी एट वर्ल्ड लेवल। तो डेमोक्रेसी को वर्ल्ड लेवल पे मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी कहते हैं। तो यूएन का काम था कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। और इसका एक और काम था कि वो सिक्योरिटी मेंटेन करे पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में दो कंट्रीज़ में आपस के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये काम यूनाइटेड नेशंस का था देखने का। तो यूनाइटेड नेशंस की एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं यूएन जनरल असेंबली। इस जनरल असेंबली में पूरे वर्ल्ड के लिए लॉ सेटअप करे जाते हैं। इसके 193 मेंबर्स हैं और हर कंट्री का एक मेंबर है। एवरी कंट्रीज हैज़ वन वोट, और हर कंट्री की एक वोट भी है। इस पूरी जनरल असेंबली में कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव मिलके लॉज बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। ये एक छोटी सी पार्लियामेंट समझ सकते हो वर्ल्ड लेवल पे। इस पार्लियामेंट का काम है कि लॉ सेटअप करे, जैसे कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है तो उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में लॉज जो हैं वो सेटअप करे। मतलब ये पार्लियामेंट की तरह काम करती रहती है हमेशा। तो यूएन जनरल असेंबली के साथ साथ यूएन के पास एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है। ये वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने का काम करती है सिक्योरिटी काउंसिल, और वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ वीकर हैं उनको सिक्योरिटी देने का भी काम करती है। इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं और जो 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट है। वो हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं नए मेंबर्स। हर 2 साल में नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इसमें से। और जो इसके 5 मेंबर हैं वो हैं यूएसए, यूके यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं ये परमानेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंबर है। मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ इन 5 मेंबर की चलती है, क्योंकि इनके पास एक वेटो पावर है। मतलब अगर इन्होंने ना बोल दिया तो वो डिसीजन ना हो जाएगा, उसके बाद कोई उस डिसीजन को वापस नहीं उठा सकता। उसे कहते हैं हम वेटो पावर। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मतलब इनकी वेटो पावर, और यही डिसीजन लेते हैं कि क्या लड़ाई करनी चाहिए कंट्रीज में या नहीं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ कहते हैं इसे। आपने काफ़ी जगह इसका नाम सुना होगा। तो ये है बिगेस्ट मनी लेंडर। मतलब ये वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज को मनी चाहिए होता है ना एज एन लोन, तो उसको मनी यही प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। मतलब इनके 188 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, मतलब 188 कंट्रीज इसकी हैं, पर इसमें जो वोटिंग राइट है ना वो बराबर नहीं है। इसमें वोटिंग राइट्स उस हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि मतलब जिसने ज़्यादा पैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जमा करे उसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग। तो 52% कॉन्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड बैंक का है वो इन्हीं 9 कंट्रीज़ का है, यूएसए, यूके, चाइना, इटली, जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशिया और कनाडा। मतलब ये जो 9 कंट्रीज है ना, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आईएमएफ में डोनेट करते हैं। और इनकी पावर भी जो है ना उसी हिसाब से डिसाइड होती है जितना इन्होंने पैसा दिया है आईएमएफ में। तो ये सब पावरफुल तो है, पर इन सबसे भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है अमेरिका। मतलब अमेरिका इतनी पावरफुल है कि जो वर्ल्ड बैंक मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड बैंक में, इसलिए वो पावरफुल है
कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है ना, वो भी यूएस सिटीजन होता है। इतनी ज़्यादा यूएस से पावरफुल है। अगर यूएस की पावरफुलनेस को देखें तो आइए इराक की स्टोरी पढ़ते हैं। तो इराक को इंडिपेंडेंस मिली 1932 में ब्रिटिश रूल से। और इराक में 1968 में मिलिट्री कूप हो गया। मतलब मिलिट्री ने इराक पे हमला कर दिया और वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को लाने वाला सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन था लीडर ऑफ अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी। इसकी पार्टी का नाम था अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी। और बाद में इराक पे इसी ने रूल करा। तो रूलर बनने के बाद इसने काफ़ी चेंजेस लेके आया। इसने पहले तो जो इस्लामिक ट्रेडिशन थे उनको अबॉलिश कर दिया इराक में से। फिर उसके बाद इसने जो वुमेन है उनको राइट टू वोट दे दिया। मतलब राइट टू वोट नहीं था वुमेन्स के पास, और इसी ने ही उनको वुमेन को राइट टू वोट दे दिया। पर बाद में ये जो है डिक्टेटर बन गया। मतलब अकेला सोली जो है वो इराक पे राज करने लगा और इसने काफ़ी लोगों को मारा। तो इसने जिन लोगों को मारा था वो थे माइनॉरिटीज़। मतलब कि इराक में जो माइनॉरिटीज़ थी उनको मारा था, और जो अपोजिशन पार्टी थी, मतलब अपोजिशन जो इसका अपोज करते थे, उनको मारा था। पर हुआ क्या, यूएसए और यूके कहने लगे कि जो इराक है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। मतलब इराक ने अपने पास न्यूक्लियर वेपन छुपा रखे हैं और हमें इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने यूएन को बोला। तो यूएन इराक गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। पर यूएसए और यूके इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने यूएन की भी नहीं सुनी, और यूएसए और यूके ने मिलके सद्दाम हुसैन को मार दिया। मतलब कि डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। मतलब अच्छा खासा एक कंट्री अपना कर रही है, चाहे डिक्टेटर है वहाँ पे या नहीं है, पर यूएसए की इतनी पावरफुलनेस थी कि यूएन की भी बात नहीं मानी गई और यहाँ पे सीधा डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दी गई। जबकि यूएन ने बोला था कि ये जो वॉर है वो इलीगल है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इवन यूएन में भी डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे हमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड लेवल पे है और ये डेमोक्रेसी मेंटेन करता है। तो इसी के साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो यार इस चैप्टर में इतना ही था कि डेमोक्रेसी कैसे रिस्टोर होती है और डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन करी जाती है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना।